तो अब हम एनालाइज करते हैं अपने पावर फंक्शन 2 को। अभी जो हमने तरीका डिस्कस किया जिसमें हर बार हम अपनी ये जो पावर है इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं, इसी तरीके को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस फंक्शन के अंदर। तो हमने एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा है पावर 2 के नाम से, और ये फंक्शन सेम लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा है। यानी मेरे पास मेरे पैरामीटर्स आते हैं a और मेरा पैरामीटर आता है n। फिर उसके बाद मेरा बेस केस क्या है कि जब n की वैल्यू 0 हो जाती है तो मेरे पास बेस केस सेट कर जाएगा, मतलब मेरी पावर 0 है तो a की पावर 0 चाहे a कुछ भी हो हमेशा 1 होती है, तो यहां से मैं रिटर्न कर दूंगी 1 को। फिर मैं क्या कर रही हूं, हर बार मैं a टू द पावर n बाई 2 को कैलकुलेट कर रही हूं। तो मैंने पावर फंक्शन को ही कॉल लगा दी फॉर a एंड फॉर n बाई 2। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से पावर ऑफ a टू द पावर n बाई 2 को कैलकुलेट किया, तो दोबारा एक कॉल लगा दी a के लिए एंड n बाई 2 के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहां से मेरा a टू द पावर n बाई 2 आ जाएगा, यहां से भी मेरे पास a टू द पावर n बाई 2 आ जाएगा, और ये मैं स्टोर करा लूंगी इस वेरिएबल में जिसका नाम है हाफ पावर का स्क्वायर। तो a टू द पावर n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n बाई 2। मुझे पता है दिस विल बिकम a टू द पावर n बाई 2 प्लस n बाई 2। दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू बिकम a टू द पावर n। अब अगर मेरा a ऑड है तो उस केस में क्या होता, a टू द पावर 7 का मैं क्या निकाल पाती, a टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 3। तो सिर्फ मेरे पास a टू द पावर 6 आता है, इसमें मुझे एक और a को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। इसीलिए जब भी मेरे n की वैल्यू ऑड है तो मैं क्या करूंगी, a से मल्टीप्लाई कर दूंगी इस वैल्यू को। तो जैसे a टू द पावर 7 के लिए मेरे पास a टू द पावर 6 आ गया, कहां से आ गया, इस हाफ पावर स्क्वायर में, तो उसमें मैं a को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल मेरे पास a टू द पावर 7 आ जाएगा। पर a टू द पावर 4 के लिए मेरे पास a स्क्वायर भी आ गया, a स्क्वायर भी आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये a टू द पावर 4 हो गया। उस केस में मुझे इस इफ को रन करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा लॉजिक है। फाइनली मैं अपने हाफ पावर स्क्वायर को रिटर्न कर दूंगी इस फंक्शन के अंदर से। अब इस लॉजिक को मैंने इंप्लीमेंट किया इस रिकर्सिव फंक्शन में। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इंट्यूटिवली सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मैंने हर बार क्या किया, a टू द पावर n के लिए मैंने इस फंक्शन को कॉल लगाई f ऑफ a टू द पावर n। इसने क्या किया, f ऑफ a टू द पावर n बाई 2 को कॉल लगाई, और दूसरी कॉल इसने एक और कॉल लगाई a टू द पावर n बाई 2 के लिए। इसने क्या किया, दोबारा f ऑफ a टू द पावर n बाई 2 को कॉल लगाई n टू द पावर 4 को, और एक और कॉल लगाई इसने f ऑफ n टू द पावर 4 को। इसने फिर एक और कॉल लगाई a टू द पावर n बाई 4 के लिए, एंड इसने एक और कॉल लगाई f ऑफ a टू द पावर n बाई 4 के लिए। इसी तरीके से कॉल लगती रहेंगी लगती रहेंगी लगती रहेंगी। कॉल्स कब तक लगेंगी, जब तक लास्ट में कहाँ तक नहीं पहुंच जाती, n इज इक्वल टू 0 तक। तो ये भी f की 0 पे रुकेगी, ये भी f ऑफ 0 पे रुकेगी, ये भी f ऑफ a कॉमा 0 पे रुकेगी, ये भी f ऑफ a कॉमा 0 पे रुकेगी। तो ये टोटल कितने लेवल्स हो गए। मैं हर बार क्या कर रही हूँ, n को मैं डिवाइड बाई 2 कर रही हूँ। n को अगले लेवल में डिवाइड बाई 2 किया, फिर उसको डिवाइड बाई 2 किया तो n टू द पावर 4 आ गया, यहाँ पे n टू द पावर 8 आएगा। इसी तरीके से डिवाइड होते होते 0 तक मेरा n पहुंच रहा है। तो अगर ये मेरे x लेवल्स हैं, इसको मैं दोबारा डिराइव कर देती हूँ। अगर ये मेरे x लेवल्स हैं तो मेरे n की वैल्यू पहले लेवल पर अगर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 0 थी, अगले लेवल पर n टू द पावर 2 टू द पावर 1 थी, अगले लेवल पर n टू द पावर 2 टू द पावर 2 थी, अगले लेवल पर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 थी। तो लास्ट में कहां तक आएगी x लेवल्स के अंदर, तो मैं क्या कह सकती हूँ, n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। लास्ट में पहुंचते पहुंचते 1 हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी। इस केस में मैं 1 ले लेती हूँ, क्योंकि 0 करूंगी तो सब कुछ फिर 0 होने वाला है, तो इसको 1 में ले लेती हूँ कि लास्ट तक 1 हो जाएगी x की वैल्यू। 1 को जब मैं दोबारा से 2 से डिवाइड करूंगी तो क्योंकि ये एक इंटीजर वेरिएबल है तो तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जावा में। तो मैं 1 पे एंड करती हूँ इसको, तो क्या मैं कह सकती हूँ 2 टू द पावर x की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी, या मेरा जो x है वो हो जाएगा log n बेस 2 के बराबर। तो यहाँ से कितने लेवल्स, यहाँ से आगे मेरे log n लेवल्स। तो रिकर्जन मेरा कितनी डेप्थ तक जाएगा, रिकर्जन मेरा log n डेप्थ तक जाएगा। अब यहाँ ये जो पूरा रिकर्जन मैंने लगाया है जिसमें log n लेवल्स हैं, इस सेम रिकर्जन में मैं इसका रेकरेंस रिलेशन भी लिख सकती हूँ। एक बार रेकरेंस लिख लेते हैं। रेकरेंस कैसा आएगा, अगर मेरी इस पावर फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t ऑफ n है तो क्या मैं कह सकती हूँ दिस विल बी t ऑफ n बाई 2, यानी पावर हाफ हो जाए, प्लस t ऑफ n बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट वर्क के, यानी ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट वर्क है, ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट वर्क है, ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट वर्क है। तो एक कॉल के अंदर एक तो ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होगी, बाकी का सारा पार्ट जो है कांस्टेंट है। तो इस रेकरेंस रिलेशन के लिए मैं एक बार सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर मेरा टोटल टाइम जिसमें मैं a टू द पावर n कैलकुलेट करती हूँ दैट इज इक्वल टू t ऑफ n, तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ दिस इज 2 टाइम्स t ऑफ n बाई 2, जिसमें हर बार पावर हाफ हो रही है, प्लस सम कांस्टेंट के। अब यहां से t ऑफ n बाई 2 को क्या मैं कह सकती हूँ दिस इज 2 टाइम्स t ऑफ n बाई 4,
प्लस सम कांस्टेंट के। अब मुझे इस टर्म से इस टर्म को काटना है, और मैंने यही वाला तरीका क्यों यूज किया, रेकरेंस वाला, क्योंकि हर बार मैं क्या कर रही हूँ, हर बार मैं डिवाइड एंड कॉन्कर यूज कर रही हूँ। डिवाइड कैसे किया मैंने, अपनी प्रॉब्लम को मैंने 2 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। a⁴n कैलकुलेट करना था तो पहले a⁴n/2 कैलकुलेट कर लो और a⁴n/2 कैलकुलेट कर लो। ये छोटे हिस्से कैलकुलेट हो गए तो इससे मैं अपना बड़ा सॉल्यूशन बना रही हूँ। तो इसीलिए मैं रेकरेंस का यूज कर रही हूँ। इस टर्म से मुझे इस टर्म को काटना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो यहाँ मैं इस पूरी इक्वेशन को कर दूंगी मल्टीप्लाइड बाय 2। जैसे मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, यहाँ 2 आ गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर हो गया 4, और यहाँ ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। नेक्स्ट क्या लिखूंगी, t ऑफ n/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t ऑफ n/8 प्लस माई कॉन्स्टेंट k। अब इस टर्म से मुझे इस टर्म को काटना है, तो मैं हर बार मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी, तो दिस इज 4, दिस विल बिकम 8, और ये हो जाएगा 4 के बराबर। नेक्स्ट मैं क्या लिख सकती हूँ, t ऑफ n/8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t ऑफ n/16 प्लस सम कांस्टेंट के। अब मुझे इस टर्म से इस टर्म को काटना है, तो हर बार मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी सबको बाय 8। यहाँ पे हो जाएगा 8, दिस विल बिकम 16, यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 8 के साथ। तो इक्वेशन बनते बनते लास्ट में t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। ये हो जाएगा 2 टाइम्स t ऑफ 0 को मैं कॉल लगा दूंगी प्लस k, और t ऑफ 0 की वैल्यू मुझे पता है, t ऑफ 0 क्या है, मेरा बेस केस है, t ऑफ 0 बेस केस है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि हमने देखा था कि हमारे रिकर्जन के अंदर जब भी मेरे n की वैल्यू 0 है तब मैं रिटर्न कर रही हूँ सिंपली 1 को, दिस टेक्स कांस्टेंट टाइम। तो यहाँ पे ये t ऑफ 0 को क्या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, इस वैल्यू को लेट्स से मैं रिप्लेस कर देती हूँ t ऑफ 0 को विद सम कांस्टेंट, इसको मैं कह देती हूँ k2 के बराबर। अब टर्म्स को कट करना शुरू करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म मेरी यहाँ पे कहीं से कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर वाली कोई टर्म मेरी इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आया, यहाँ से मेरे पास t ऑफ n निकल कर आया, यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आया, इस सेकेंड लाइन से यहाँ से मेरे पास 2 × k2 निकल कर आया। क्या इसको मैं कह सकती हूँ, दिस इज माई सम कॉन्स्टेंट k3, तो इसको मैं कॉन्स्टेंट k3 के बराबर लिख देती हूँ। प्लस मुझे ऐड करना है बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को। ये क्या हो जाएगा, ये k है, k × 2⁴, दिस इज k × 2⁴1, दिस इज k × 2⁴2, दिस इज k × 2⁴3। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी k × 2⁴x। कितने लेवल्स मुझे पता है, ये कितने हैं, log n लेवल्स हैं। इसको मैं चौथी बार नहीं करवाऊंगी, क्यों, क्योंकि अभी तक हमें इंट्यूटिवली समझ आ जाना चाहिए था, नहीं तो हम खुद भी कर सकते हैं। n को n/2 बना रही हूँ, फिर n/4 बना रही हूँ, फिर n/8 बना रही हूँ, फिर n/16 बना रही हूँ। इस तरीके से n1 तक डिवाइड बाय 2 होते होते कितनी बार आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा log n टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी k × 2 log n। यहाँ अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो k को मैं कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या आएगा 2⁴0 प्लस 2⁴1 प्लस 2⁴2 प्लस 2⁴3 प्लस इस तरीके से 2 log n के बराबर। और ये जो log n है इसको मैं हाइट भी कह सकती हूँ अपने रिकर्जन ट्री की। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगी t ऑफ n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू प्लस सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसका आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मेरा, क्योंकि कॉमन वो नंबर है जिससे हर बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 कितने टाइम्स, log n टाइम्स, -1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k3 प्लस k, अंदर हो जाएगा मेरे पास 2 log n प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मैं एक बार हटा देती हूँ, तो यहाँ से ये जो मेरा आंसर निकल कर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू t ऑफ n इज माई कॉन्स्टेंट। यहाँ से भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा क्या, k × 2 log n प्लस 1 -2k। अब मुझे लगाना है बिग ओ वाले फॉर्मूले, तो बिग ओ ऑफ क्या बन जाएगा, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स कैंसिल आउट करूं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा मेरा बिग ऑफ 2 log n प्लस 1। इनफैक्ट ये +1 भी मेरा कांस्टेंट है, इसको भी मैं इग्नोर कर सकती हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ कि बिग ओ ऑफ 2 log n किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बिग ऑफ n के। क्यों, क्योंकि log n बेस 2, log n बेस 2 का मैथमेटिकली मतलब होता है कि 2 की क्या पावर रखो आप कि n आ जाए, और आपने क्या किया, वो जो पावर थी उसी को आपने रख दिया 2 के ऊपर, तो क्या आ गया, n आ गया। तो इसीलिए बिग O
ऑफ n है मेरी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इवन दो यहां से मुझे लग रहा था कि रिकर्जन की 2 कॉल्स जा रही हैं हर बार, तो क्या 2 टू द पावर n एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लग सकती थी, या कोई और बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती थी, या log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती थी, पर log n नहीं आता। ये मैंने कितने टाइम में कैलकुलेट किया, ये मैंने n टाइम में अपनी पावर को यहां पर कैलकुलेट किया है। और ये सिमिलर चीज हम अपने रिकर्जन ट्री से भी ऑब्जर्व कर सकते थे। अब इस सेम फंक्शन के अंदर एक और स्पेशल चीज की बात करते हैं। इस फंक्शन ये अभी भी फुली ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन नहीं है। फुली ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हमने जो पावर फंक्शन 1 लिखा उसमें भी बिग ऑफ n टाइम यूज हुआ, यहाँ पे भी बिग ऑफ n टाइम लग रहा है। मतलब हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। हमने इतना स्पेशल फॉर्मूला निकाला पावर को हाफ करने का, फिर भी टाइम ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रहा। इसलिए ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रहा क्योंकि हम सेम काम को बार बार कर रहे हैं। सेम काम क्या है? a⁴n/2 को कैलकुलेट करने का। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां भी एक फंक्शन कॉल लगा रही हूं, विच इज माई एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल। दिस फंक्शन कॉल इज नॉट नीडेड। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक बार a⁴n/2 निकाल लिया और इसी को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूं, तो क्या होगा? मान लेते हैं मैंने यहां पे कुछ ऐसा लिख दिया, int हाफ पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ a⁴n/2। इसको मैंने निकाल लिया, इसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, तो क्या मैं कह सकती हूं कि मेरा int हाफ पावर स्क्वायर will be equal to this half power multiplied by half power। तो मुझे क्या पड़ा? मुझे सिर्फ एक ही रिकर्सिव कॉल की जरूरत पड़ी, मुझे दूसरे वाले की जरूरत ही नहीं है, इसको मुझे कॉल करने की जरूरत है ही नहीं। मैं क्या करूंगी? सिंपली इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूंगी x के अंदर, और x को x से मल्टीप्लाई करके मैं पूरी टर्म निकाल सकती हूँ। मैं दूसरी फंक्शन रिकर्सिव कॉल कभी करूंगी ही नहीं। इस तरीके से मैं इस पावर फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। अब क्या करेंगे? इस पावर फंक्शन के ऑप्टिमाइज्ड वर्जन के लिए हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे।